हेलो दोस्तों, उटोपिन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और रूल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 1। और हाँ, देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि मैं कुछ कंजंक्शंस के बारे में आपको बताऊंगा। तो मैंने कल आपको कुछ कंजंक्शंस के बारे में बताया था, तो मैं आज उसी से रिलेटेड आपको कुछ और कंजंक्शंस के बारे में बताऊंगा। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और रूल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में क्या है कि आइदर और यानी आइदर का क्या मतलब होता है, या तो, और या। ये कंजंक्शंस के रूप में उस सेंटेंस में प्रयोग होते हैं, यानी कि ये जब प्रयोग होते हैं ना, तो ये अपना या तो और या का अर्थ प्रकट करते हैं। यानी कि आप एग्जांपल देखना कि आइदर राम और श्याम इज कमिंग। इसमें देखना आइदर या तो राम और या श्याम इज कमिंग, माना मतलब कि जो या तो राम या श्याम आ रहा है। मतलब उनमें ऐसे नहीं बता रहा कि दोनों आ रहे हैं। इसमें यह बताया गया है कि या तो राम या श्याम, उन दोनों में से कोई एक आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है। जैसा मैंने आपको बताया भी था कि नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन बट आदि का प्रयोग होने पर हम वर्ब सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। कैसी वर्ब का? सिंगुलर, सॉरी सिंगुलर नहीं, जो सेकंड सब्जेक्ट यानी कि जो दूसरा सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। चाहे वो सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब। तो उम्मीद है ये रूल आपको समझ आया होगा। चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 2। दूसरे रूल में क्या है कि बोथ और एंड। बोथ का मतलब तो आपको पता है कि बोथ दोनों के लिए प्रयोग होता है, यानी कि दो व्यक्तियों के लिए बोथ का प्रयोग होता है। और एंड का आपको पता है और। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखना है इसका कि बोथ अजय एंड विजय आर कमिंग। यानी कि बोथ अजय एंड विजय दो नाउन है, इसलिए हमने बोथ का प्रयोग किया है, और दो नाउन प्लूरल होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग किया है। तो चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 3। अब हाँ, ये देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग सेंट वो है, क्या कहते हैं, कंजंक्शन। देखना कि सो और दैट, इतना कि, इसका प्रयोग कंजंक्शन के रूप में सेंटेंस में होता है जिसमें नॉट स्पष्ट हो। यानी कि जिस सेंटेंस में नॉट स्पष्ट हो और उस सेंटेंस में हमें इतना और की, यानी कि हिंदी मीनिंग करते समय इन दो वर्ड्स की, यानी कि दो शब्दों की ज़रूरत पड़े, तो हम सो और दैट का प्रयोग करते हैं जिसमें नॉट स्पष्ट हो। यानी कि जिस सेंटेंस में नॉट स्पष्ट हो उस सेंटेंस में अगर हमें इतना की ज़रूरत पड़े तो हम उसमें सो दैट का प्रयोग करेंगे। तो देखना एग्जाम्पल इसका कि ही इज़ सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। यानी कि वह इतना थका हुआ है कि वह चल भी नहीं सकता। ही इज़ सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। तो चलिए उम्मीद है रूल आपको समझ आया होगा। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला रूल क्या है, अब ये देखना दोस्तों कि टू और टू, इसका मतलब भी होता है इतना और की, लेकिन इसका प्रयोग वहाँ होता है जिसमें नोट स्पष्ट नहीं हो, नोट स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया हो। मतलब कि नोट का आभास तो हो लेकिन नोट स्पष्ट नहीं हो। अब देखना इसका एग्जाम्पल, ही इज़ टू स्लो टू विन। यानी कि वह इतना स्लो है कि वह जीत नहीं सकता। यानी कि वह इतना स्लो है कि वह जीत नहीं सकता, चाहे किसी भी चीज़ में हो, रेस में हो या ज़िंदगी की रेस यानी कि कोई टेस्ट में हो, वह इतना स्लो है कि वह जीत नहीं सकता। इसमें नोट स्पष्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर टू और टू का प्रयोग करने पर हम नोट की ज़रूरत नहीं करते। यह नेगेटिव सेंटेंस में, यानी कि जिसमें नेगेटिव तो हो पर उसमें नोट स्पष्ट नहीं हो, वहाँ पर तो हम टू टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन जिसमें नोट स्पष्ट रूप से लिखा हो और इतना की, इन दो वर्ड्स की ज़रूरत हो, तो हम वहाँ पर सो दैट का प्रयोग करते हैं। उम्मीद है रूल आपको समझ आया होगा। नहीं आया हो तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। तो चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 मैंने आपको एज और सो एज के बारे में बताया था अपनी पिछली वीडियो में। एज और सो एज का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? एज का प्रयोग करते हैं हम इतना जितना। एज का प्रयोग और सो एज का प्रयोग हम इतना और जितना के रूप में करते हैं, लेकिन एज का प्रयोग हम पॉजिटिव और सेट, एज का प्रयोग हम
पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के वाक्यों में करते हैं, और लेकिन सो एज का प्रयोग हम केवल नेगेटिव वाक्यों में करते हैं। इसी तरह हम एज सो का प्रयोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह में जैसा और वैसा के लिए करते हैं, यानी कि जैसा और वैसा, यानी कि हिंदी मीनिंग, यानी कि हम सेंटेंस की जब हिंदी करते हैं उस समय अगर हमें जैसा और वैसा का प्रयोग करना हो सेंटेंस में तो हम एज और सो का प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में एक प्रोवर्ब है, यानी प्रोवर्ब क्या होती है, लोग होते हैं मुहावरे। एज यू सो यू रीप। इसका क्या मतलब है कि जैसा तुम बोओगे वैसा ही तुम काटोगे। जैसा एज, वैसा सो, जैसा तुम बोओगे वैसा ही तुम काटोगे। एज यू सो यू रीप। चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 6, ये देखिए दोस्तों, कोरिलेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं, जो मतलब एक फिक्स पेयर में होते हैं। अगर आप यहाँ देन की जगह वैन कर दोगे तो ये हमेशा के मतलब गलत होगा। ये इस पे भी क्वेश्चन आते हैं कि नो सूनर के साथ देन, स्केर्सली हार्डली के साथ वैन। अब देखना इनका यूज़ कैसे होता है कि नो सूनर का प्रयोग जैसे ही और देन वैसे ही, नो सूनर जैसे ही देन वैसे ही। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड देन इट बिगेन टू रेन, यानी कि जैसे ही हॉकी का मैच शुरू हुआ वैसे ही मतलब कि जो बारिश है वो शुरू हो गई। अब इसका देखना दोस्तों, इसका एक और मतलब इस जब हम नो सूनर और देन का प्रयोग करते हैं इसमें एक चीज़ और याद रखने मतलब ध्यान रखने योग्य है। जैसा कि हम नो सूनर का प्रयोग करते हैं, आपको पता है मैंने बताया था, नो सूनर, स्केर्सली, हार्डली या किसी भी नेगेटिव वर्ड या किसी भी एडवर्ब से जब हम किसी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं ना तो उसमें इन्वर्जन लगता है, इन्वर्जन। अब इन्वर्जन क्या होता है मैंने आपको बताया था, जिसमें हेल्पिंग वर्ब तो आती है पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब। इस देखना, नो सूनर हैड हेल्पिंग वर्ब है, द हॉकी मैच ना वो क्या कहते हैं सब्जेक्ट है, स्टार्टेड मेन वर्ब है, इसलिए नो सूनर के साथ पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें, फिर सब्जेक्ट का और फिर मेन वर्ब का। उम्मीद है ये रूल आपको समझ आया होगा। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 में क्या है कि स्केर्सली और हार्डली के साथ हमेशा वैन का प्रयोग होता है, और इनका प्रयोग कहाँ करते हैं हम, मुश्किल से की। लेकिन देखना दोस्तों, स्केर्सली और हार्डली के साथ कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि ये केवल खुद ही नेगेटिव सेंटेंस मतलब खुद ही ये नेगेटिव मतलब खुद ही ये ऐसे वर्ड है जिनमें नॉट छुपा हुआ है मुश्किल से। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। स्केर्सली डिड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन हैड लेफ्ट। अब इसमें क्या है, स्केर्सली डिड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन हैड लेफ्ट, यानी कि जैसे ही मतलब कि जैसे ही नहीं सॉरी, मैं मुश्किल से मैं स्टेशन पर पहुंचा पर कि ट्रेन वहाँ से जा चुकी थी। तो एक चीज़ और ध्यान रखना, स्केर्सली और हार्डली का प्रयोग होने पर भी इन्वर्जन का प्रयोग होता है। इन्वर्जन का मैंने आपको ऊपर बताया ही था कि हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब। उम्मीद है रूल आपको समझ आया होगा। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 8। अब इसमें बहुतों को कन्फ्यूज़न होती है कि अनटिल का प्रयोग कहाँ होता है और अनलेस का प्रयोग कहाँ होता है। अब देखना दोस्तों, अनटिल का मतलब होता है तब तक, तब तक मतलब समय बताता है, और अनलेस का प्रयोग होता है जब तक, ये कारण बताता है। यानी कि अनटिल समय के लिए प्रयोग होता है और अनलेस कारण बताने के लिए। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि वी डू नॉट नोट ए वी डू नॉट लीव अंटिल द रेन स्टॉप, ये द सॉरी गलत है, वी डू नॉट लीव अंटिल द रेन स्टॉप्स, यानी कि हम जब तक नहीं निकलेंगे जब तक द रेन स्टॉप, बारिश नहीं रुक जाती। मतलब ये समय को दर्शा रहा है, ये कारण नहीं दर्शा रहा, ये समय को दर्शा रहा है। यानी कि जब तक ट्रेन मतलब जब तक जो बारिश है वो होती रहेगी तब तक हम यहाँ से नहीं निकलेंगे, यानी कि जब तक बारिश होती रहेगी हम नहीं निकलेंगे, समय को दर्शा रहा है ये। जितने समय तक बारिश होएगी हम यहाँ यहीं रहेंगे, यानी कि घर से बाहर नहीं निकलेंगे। उम्मीद है रूल आपको समझ आया होगा। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगले रूल में क्या है, लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग करें, और लेस्ट का प्रयोग न कहाँ होता है, ऐसा न हो कि वरना। अब देखना, लेस्ट के साथ में नोट का प्रयोग नहीं होता क्योंकि नोट इसमें भी छुपा हुआ है, न देखना। अब देखना दोस्तों, ये शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, न कि थर्ड फॉर्म का। अब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग मैंने आपको बताया था कि सभी तरह के मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और शुड एक मॉडल है इसलिए हमने यहाँ पर
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें क्या है, यू नीड टू वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्ज़ाम, यानी कि यू नीड टू वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, नहीं ऐसा न हो कि तुम पेपर में फेल हो जाओ। लेस्ट ऐसा न हो कि वरना तुम पेपर में फेल हो जाओ। तो चलिए ये रूल, उम्मीद है ये रूल आपको समझ आया होगा और अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगले रूल में क्या है कि अगले रूल में है एज इफ़ मानोगी, मानो का मतलब कल्पना करना, यानी कि जब हम कल्पना करते हैं तो एज इफ़ का प्रयोग करते हैं। देखना आप एग्जाम्पल में क्या है इसका कि ही बिहेव्स एज इफ़ ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि वह इस तरह का व्यवहार करता है कि मानो वह देश का प्रधानमंत्री हो। तो चलिए उम्मीद है रूल आपको समझ आए होंगे। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगले रूल में क्या है कि वेयरएज का प्रयोग हम कई बार सुनते होंगे वेयरएज, लेकिन वेयरएज का मीनिंग हमें समझ नहीं आता। वेयरएज का प्रयोग होता है जबकि, जब हिंदी में हम वेयरएज का प्रयोग करते हैं उसका मतलब होता है जबकि। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि ही ऑलवेज गॉसिप्स अबाउट रॉन्ग डूइंग वेयर ही ऑल्सो ए बैड पर्सन, यानी कि वह हमेशा मतलब गलत बातों के बारे में बोलता रहता है। ही इज़ ऑल्सो ए बैड पर्सन, जब वेयर एज है यहाँ पर, जबकि वह खुद एक बुरा व्यक्ति है। ठीक है, उम्मीद है रूल आपको समझ आया होगा। चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 12वें रूल में क्या है कि प्रोवाइड किसके लिए प्रयोग करते हैं, बशर्ते। बशर्ते का मतलब क्या होता है, जब हम कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं तो हम वहाँ पर प्रोवाइडेड का प्रयोग करते हैं। यानी कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया होगा कि वो कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होती है, यानी कि जो दो कार्य आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो उसे कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं, और उनकी शुरुआत हमेशा प्रोवाइडेड से भी होती है, इफ़ से भी होती है, एज इफ़ से भी होती है, ऑल्दो से भी होती है, और प्रोवाइडेड से भी होती है, और अनलेस अनटिल, इन सभी से हमारी कंडीशनल सेंटेंस की शुरुआत होती है। लेकिन प्रोवाइडेड का प्रयोग हम बशर्ते के रूप में करते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि यू विल पास द एग्ज़ाम्स प्रोवाइडेड यू नीड टू वर्क हार्ड, यानी कि इसमें कंडीशन दी गई है कि तुम एग्ज़ाम तो पास कर सकते हो पर बशर्ते तुम्हें मेहनत करनी होगी, यानी इसमें कंडीशन दी गई है, अगर तुम मेहनत करोगे तुम ज़रूर एग्ज़ाम में पास हो जाओगे। यानी कि इसमें एक कंडीशन दी गई है, बशर्ते तुम्हें मतलब कि जो मेहनत मतलब कठिन मेहनत करनी होगी, मतलब वर्क हार्ड करना होगा, तो तुम ज़रूर एग्ज़ाम में पास हो जाओगे। बशर्ते, यहाँ पर प्रोवाइडेड का प्रयोग बशर्ते के रूप में किया गया है। तो चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखना दोस्तों, अगले रूल में क्या है कि नेवरथलेस, इन स्पाइट ऑफ और डेस्पाइट, इनका प्रयोग हम तीनों का प्रयोग के बावजूद के रूप में करते हैं। नेवरथलेस, इन स्पाइट ऑफ और डेस्पाइट, तीनों का प्रयोग हम के बावजूद के रूप में करते हैं। याद रखना, नेवरथलेस, इन स्पाइट ऑफ और डेस्पाइट का प्रयोग हम के बावजूद के रूप में करते हैं। चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। ये तो आपको याद रखने हैं बस कि हम कहाँ किस सेंटेंस में किस कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। हिंदी के अकॉर्डिंग एज फार एज का प्रयोग होता है जहाँ तक, यानी कि ये मतलब कि डिस्टेंस, दूरी को बताता है या किसी स्थान को, जहाँ तक, एज फार एज जहाँ तक। आई विल गो मतलब कि आई शैल गो एज फार एज यू वांट टू गो, यानी कि ये सेंटेंस ऐसे होगा कि आई शैल गो विद यू एज फार एज यू वांट टू गो। चलिए उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो हम अलविदा लेते हैं आपसे और कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ और नए उत्साह के साथ। जय हिंद, जय भारत।